उनका दूसरा नारा था, कट देंगे अपनी जान नहीं देंगे पाकिस्तान। दरअसल मास्टर तारा सिंह विक्षुब्ध थे। उनका गुस्सा सिखों की असुरक्षा को लेकर था। 5 मार्च 1947। उधर पाक पंजाब में भी उसी तर्ज पर बदलाव आने लगे थे। पंथक नेताओं ने मुस्लिमों के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। 5 मार्च को मुस्लिम लीग के समर्थकों का एक बड़ा हजूम पंजाब असेंबली भवन के बाहर जमा था। तभी मास्टर तारा सिंह अपने अन्य साथी नेताओं के साथ बाहर निकले। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यानी वहां पर देखने वालों के अनुसार, उन्होंने तलवार लहराते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया। उनका दूसरा नारा था, कट देंगे अपनी जान नहीं देंगे पाकिस्तान। दरअसल मास्टर तारा सिंह विक्षुब्ध थे। उनका गुस्सा सिखों की असुरक्षा को लेकर था। उसी दिन शाम को पुरानी अनारकली के नज़दीक ही कपूरथला हाउस में हिंदुओं और सिख नेताओं की एक बैठक हुई। बैठक में मास्टर तारा सिंह ने फिर से वही तेवर दिखाया। उनका कहना था, अब परीक्षा की घड़ी आ पहुंची है। हमारी मातृभूमि खून मांगती है। हम अपना खून देने को तैयार हैं। इतिहास गवाह है कि अल्पसंख्यक सदा हावी रहे हैं। यह हिंदू राष्ट्र था, मगर इस पर मुगलों ने कब्जा जमाया और शासन करते रहे। फिर सिखों ने मुगलों से सत्ता छीनी और राज किया। फिर मुट्ठी भर अंग्रेज आए, उन्होंने राज छीना। हम फिर से अब संभालेंगे। इस अवसर पर एक और सिख नेता ज्ञानी करतार सिंह और एक हिंदू नेता चौधरी कृष्ण गोपाल ने भी भाषण दिए। वैसे तो इस बैठक में गोपीचंद भार्गव, जो बाद में भारतीय पंजाब के पहले मुख्यमंत्री बने, वो भी मौजूद थे, मगर उन्होंने कोई सांप्रदायिक तेवर नहीं दिखाया। हालांकि मुस्लिम लीग की सरकार के गठन का उन्होंने भी विरोध किया था। मार्च के ये पहले दिन बेहद तनाव भरे थे। एक तरफ मुस्लिम लीगी अपनी सफलता के दावे ठोंक रहे थे, तो दूसरी ओर हिंदू व सिख तनाव में थे। उनके मन में आशंकाएं भी थी और मुस्लिम लीग के बारे में अविश्वास भी था। खुशवंत सिंह ने 1947 के मध्य जून से ही दंगों की शुरुआत का किस्सा बयान किया था। खुशवंत सिंह के अनुसार इन दंगों में मुस्लिमों का पलड़ा भारी रहा। उनका मुख्य कारण था पंजाब की पुलिस में 80% मुसलमानों की तैनाती। उधर पश्चिम पंजाब में भी लगभग यही हाल था। लाहौर के मुस्लिम बहुल इलाकों से हिंदुओं और सिखों का पलायन शुरू हो चुका था। जून 1947 की एक शाम मैं नहीं भूल सकता। मैं हाई कोर्ट से लौट ही रहा था, तभी मैंने शोर सुना। मैं अपने अपार्टमेंट की छत पर चढ़ा। उस समय सूरज ढलते ढलते कहर ढा रहा था। शहर के बीचों बीच धुएं के बादल तेजी के साथ आसमान की ओर पलक रहे थे। मुझे अंदाजा लगाते देर नहीं लगी। शाह आलमी क्षेत्र के हिंदू सिख मोहल्ले लगभग पूरी तरह आग की लपेट में थे। शाह आलमी की आग धीरे धीरे चारों तरफ उन इलाकों में फैलने लगी जहां हिंदू सिख रहते थे। सिर्फ एक ही किस्म के नारे सुनाई दे रहे थे। पाकिस्तान का नारा क्या, ला इल्लाह इल्लल्लाह। मगर लॉरेंस गार्डन और नहर के दोनों तरफ उन इलाकों में रौनक कायम थी जहां संपन्नता थी। हम लोग अपने दफ्तरों के लिए कारों में जाते और अपने शामें जिम खाना क्लब या कॉस्मोपॉलिटन में गुजारते। वहाँ स्कॉच रावी के पानी की तरह बहती थी। 11 रुपए की एक बोतल मिल जाती थी। यानी एलीट लोगों के इलाकों में हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे। मगर शोरगुल बढ़ता गया। हिंदुओं और सिखों ने अपनी संपत्ति बेचना आरंभ कर दिया और वे धीरे धीरे पूर्वी पंजाब की ओर सरकने लगे। एक दिन मैंने अपने एक तरफ के पड़ोसी के मकान की ओर देखा। उसके बाहर उर्दू में एक प्लेट चस्पा हो गई थी। एक दिन मैंने अपने तरफ के एक पड़ोसी के मकान की ओर देखा। उसके बाहर उर्दू में एक प्लेट चस्पा हो गई थी जिस पर लिखा था पारसी का मकान। 15 अगस्त को जब बंटवारा हुआ तो उस दिन लाहौर में यहाँ सर फ्रांसिस मूडी नए पाक पंजाब के पहले गवर्नर बने और नवाब इफ्तिखार हुसैन ममदोड पहले मुख्यमंत्री बने। उधर भारतीय पंजाब में सीएम त्रिवेदी पहले गवर्नर बने और गोपीचंद भार्गव ने पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
इन दोनों ही नई सरकारों पर सबसे पहली जिम्मेदारी अपने अपने सूबे में अल्पसंख्यों की सुरक्षा की थी। इस बात में अंतर सिर्फ इतना था कि ये नई सरकारें अब अपनी अपनी केंद्रीय हुकूमत के प्रति जवाबदेह थी, मगर दोनों ही सरकारों के बीच एक दूसरे पर अपने अपने सूबे में अल्पसंख्यों की रक्षा ना कर पाने के इल्ज़ामों का सिलसिला शुरू हो गया। वैसे उस दौर की एक बात विशेष रूप से याद रखी जाएगी। सर सिकंदर हयात व उनके संयोगी दोगले चरित्र के नहीं थे। उनके वित्त मंत्री सर मनोहर लाल का इकलौता बेटा बैंक में क्लर्की करता रहा, मगर सर मनोहर लाल ने कभी भी उसे बेहतर पद दिलाने की कोशिश नहीं की। ऐसे ही थे सर छोटू राम, जो सरकार में आने से पहले जितने एकड़ भूमि के मालिक थे, सरकार से बाहर आने के बाद उनकी संपत्ति में कोई भी इजाफा नहीं हुआ। सर सिकंदर हयात यद्यपि मुख्यमंत्री थे और बड़े जमींदार भी थे, मगर उनका बेटा सेना में मेजर के पद पर बना रहा था। इन लोगों के सामने हालांकि पंजाबियत की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी, मगर साफगोई, स्वाभिमान, पंजाबी कल्चर और मर्यादाओं के बारे में जागरूकता को ही पंजाबियत मान लिया जाता था। लेकिन जब दंगे शुरू हुए तो पंजाबियत के झंडाबरदारों में से कोई भी प्रभावी सिद्ध नहीं हो पाया। 1937 व उसके बाद बनी सभी प्रांतीय सरकारें अपनी विभाजन विरोधी घोषणाओं के बावजूद कुछ नहीं कर पाई। यहाँ एक खास बात का जिक्र जरूरी लगता है। उन दिनों पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग थे, मगर विभाजन के सवाल पर वे भी मुस्लिम कम्युनिस्ट, हिंदू कम्युनिस्ट, इन दोनों वर्गों में बंट गए। मुस्लिम कम्युनिस्ट तो खुलेआम मुस्लिम लीग में शामिल ही हो गए थे। उन दिनों में वैचारिकताएं, मर्यादाएं, मजहबी सहनशीलता, ये सब हाशिए पर सरका दी गई थी। जो हुआ उसे दोहराते हुए कपकपी सी होती है। कभी कभी यह हकीकत बेहद कचोटती है कि उस समय के दूरदर्शी नेता, जिनमें जिन्ना, गांधी, नेहरू के अलावा माउंटबेटन भी शामिल थे, इस बात का थोड़ा बहुत भी अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि तबाही व उन्माद का स्तर क्या होगा। यह भी हकीकत है कि ये लोग और इनके सलाहकार मजहबी तौर पर कट्टरपंथी नहीं थे। उनकी सारी सोच सिर्फ आने वाले कल के राजनीतिक ढांचे की रूपरेखा तक ही सीमित थी। लाहौर के लोगों को इस बात का मलाल सदा रहेगा कि उनके शहर की सभी नालियां इंसानी खून से भर गई थी। सड़कों के किनारे एक मजहब वालों के घर धू धू कर जल रहे थे, मगर दूसरे मजहब के सुरक्षाकर्मी खामोश खड़े तमाशा देख रहे थे। शहर के उत्तर में शेखुपुरा की एक व्यापारी बस्ती में सभी सिखों व हिंदुओं को पहले एक गोदाम में ठूसा गया, फिर कुछ लोगों ने मशीन गनों से भून दिया। जब बरसों बाद दिल्ली की एक लेखिका अजीत कौर लाहौर आई तो वह अपने पुश्तैनी घर के बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगी। यह घर उनका था भी और नहीं भी। दरअसल जड़ों से उखड़ने का दर्द सिर्फ उखड़े लोग ही महसूस कर सकते हैं। नए बसेरे बेहतर व ज़्यादा आरामदेह हों तो भी पुरानी जड़ों की स्मृतियाँ नहीं धुलती। बीच में एक बार आज़ादी के लगभग 10 साल के बाद दोनों ओर के शरणार्थियों को एक बार अपनी अपनी जड़ों को देखने का अवसर दिया गया। मकसद यह था कि यदि कोई शरणार्थी उजड़ते समय अपनी कुछ बहुमूल्य चीज़ें कहीं दबाकर, छिपाकर या किसे देकर गया हो तो वह स्थानीय सरकारी कारिंदों की मौजूदगी में निशानदेही के बाद अपनी चीज़ें वापस ले सके। लगभग 700 लोगों ने मेरे यहाँ आकर अपनी दबी दौलत व निशानियाँ प्राप्त की। यहाँ लाहौर में आकर बसने वाले लोग भी भारत के कई शहरों से अपनी दबी हुई या दबाई गई चीज़ें ले आए। 10 साल बाद की यह घटना उस बात की गवाह थी कि उजड़ते वक्त भी दोनों तरफ के लोग ये उम्मीद नहीं छोड़ पाए कि वे एक ना एक दिन वापस लौट आएंगे। इस अवधि के दौरान कुछ हादसे भी हुए। कुछ लोग अपनी पुरानी जड़ों की दीवारों से सर टकरा टकरा कर रोए और दर्जन भर लोग तो जड़ों के करीब पहुंचकर दम तोड़ गए। मगर इस थोड़ी सी अवधि में करोड़ों की दौलत
उसके सही वारिसों के पास पहुंच गई थी। ये कैसे रिश्ते थे जमीनों व बाशिंदों के बीच? हाँ, ये लोग एक साथ भी नहीं रह सकते थे और अलग भी नहीं रह पा रहे थे। बहरहाल ऐसे भी थे जो इस विभाजन को नेमत मांगते थे। उन्हें पुराने माहौल में ज़्यादा गरीबी व शोषण मिला था, जबकि नए माहौल में हमदर्दी व मदद और उससे उपजी मशक्क़त की ऊर्जा की बदौलत से वे लोग अब बेहतर जिंदगी बसर करने लगे थे। लाला जी बताते थे, वह लम्हा भी याद आता है जब नेहरू व लियाकत अली खान एक खुली कार में आए थे। यह बात आज़ादी के कुछ दिनों पहले की है। महीना अगस्त 47 का ही था। दोनों खामोश थे, चेहरों पर गहरी उदासी व थकान थी। अजब सा आलम था कि दोनों मुल्कों के दो शिखर पुरुषों की अगवानी में कोई हाथ नहीं हिला रहा था। उनकी कार के दोनों तरफ इधर से उधर व उधर से इधर जाने वालों के काफिले चले जा रहे थे। तभी नेहरू ने खामोशी तोड़ी, बोले, लियाकत, यह क्या हो गया? और लियाकत अली खां का जवाब था, हमारे लोग पागल हो गए हैं। इसी बीच एक बुजुर्ग दिखने वाले हिंदू ने नेहरू को पहचान लिया। वह कार की ओर लपका। कार धीमी हुई। वह जोर जोर से रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। वह नेहरू से मदद मांग रहा था। उसकी 12 वर्ष की बेटी को कुछ गुंडे छीन कर ले गए थे। वह बार बार गुहार लगा रहा था, पंडित जी, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं। मुझे मेरी बेटी दिला दीजिए वापस, मुझे मेरी बेटी दिला दीजिए। पंडित नेहरू ने बाद में 3 मूर्ति भवन में इस घटना का जिक्र किया तो वो स्वयं भी भावुक हो गए। नेहरू लियाकत के अंगरक्षकों ने उस रात रोते बिलखते बुजुर्ग को कार से अलग किया। लियाकत अली खान व नेहरू दोनों ही हिल से गए थे। उस रात दोनों लाहौर में रुके, मगर नेहरू लगभग सारी रात बरामदे में ही चक्कर काटते रहे। रह रहकर उनके सामने उस बुजुर्ग का गिड़गिड़ाता चेहरा उभर आता और उन्हें अपनी बेचारगी का एहसास करा जाता। इस एक दिन के लाहौर प्रवास ने नेहरू को हिला दिया था। अगले दिन सुबह निकले तो एक बुढ़िया ने कार को हाथ दे दिया। लियाकत अली खान ने कार रुकवाई। वह बुढ़िया ना रो रही थी ना कुछ मांग रही थी। उसका तो सिर्फ एक ही गिला था, आप दोनों तो बहुत बड़े समझदार आदमी हो। अरे बंटवारा ही कराना था तो जमीन जायदादों का कराते। कभी आबादियों को उजाड़ कर भी बंटवारे होते हैं। हाँ, बंटवारे तो हमने भी सुने हैं, लेकिन आबादियों के बंटवारे तो ना देखे ना सुने। और लानत हो तुम सब पर, लानत हो। और यह कहती कहती वह बुढ़िया एक गली की तरफ मुड़ गई। शायद वह डर गई थी कि उसके गुस्से के लिए उसे कोई सजा ना मिले। उसकी बात से भीतर तक हिल चुके दोनों बड़ों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में ऐसे सवाल थे जिनके दोनों के पास कोई जवाब नहीं थे, मगर दोनों ने सर को झुकाया और अपनी अपनी तरफ बाहर की ओर देखने लगे। बहरहाल अब बहुत कुछ बदल चुका है। इस तरह की कड़वी सच्चाइयाँ और नाहज़म होने वाली हकीकतें बयान की हैं डॉक्टर चंद्रत्रिखा साहब ने। जी हाँ, हमेशा की तरह ये आर्टिकल भी डॉक्टर चंद्रत्रिखा साहब की कलम से। शुक्रिया। और हाँ, किताब का नाम रिफ्यूजी।